हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जी सेंट्रिक। आज हम स्टेबिलिटी एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। सर, हमने डीसी गेन क्या होता है बहुत अच्छे से समझ लिया, क्वेश्चन भी समझ लिया, और क्वेश्चन में एक बात भी आपने नोट कर ली कि सर आपने कहा है क्वेश्चन जब भी एग्जामिनेशन में आएगा बड़े दिल से पढ़ेंगे। जी हाँ, दिल से। नंबर चाहिए कि नहीं, रैंक चाहिए कि नहीं, कि फिर उसी लाइन में रहना है कि यार हमारा तो कुछ होता नहीं है, हमें तो कुछ रैंक वैंक आती नहीं है, नंबर आते नहीं है, पढ़ते खूब हैं। तो बेटा पढ़ना अनिवार्य है, लेकिन सही तरीके से भी तो पढ़ना अनिवार्य है ना। हाँ, समझ गए। अच्छा, स्टेबिलिटी के बारे में सर बताइए जल्दी से। देखो, स्टेबिलिटी के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात कर लेते हैं, थोड़ा मूड फ्रेश हो जाएगा आपका। आपको भिंडी की सब्जी बनानी है फॉर एग्जाम्पल। आप में से बहुत बच्चे बाहर रहते होंगे, पढ़ते होंगे, खुद के हाथों से बनाते हैं, और बहुत सारे लोग घर में पढ़ते हैं मस्त पका पकाया खाने की जिन्हें आदत है। लेकिन चलो मान लेते हैं कि भिंडी की सब्जी आपको बनानी है। तो भिंडी की सब्जी बनानी है, ये एक टास्क मिल गया आपको कि भिंडी की सब्जी बनानी है। अब भिंडी की सब्जी बनानी है तो आपको क्या चाहिएगा? सबसे पहले आप भिंडी खरीद के लेके आएंगे और मसाले। भिंडी की सब्जी बनानी है, दिस इज द टास्क। नाउ भिंडी लाएंगे, मसाले लेके आएंगे। ओके, मसाले लेके, भिंडी लेके, फिर इनको आप अरेंज कर लेंगे। अरेंज कर लेंगे मैंने भिंडी को काट देंगे, और उसके बाद प्याज काट लेंगे, बघारेंगे, पहले क्या डलेगा क्या नहीं डलेगा वो सारी चीज कर लेंगे। ओके, भिंडी की सब्जी बनानी है, भिंडी की सब्जी लेके आ गए। नाउ ये आप पका रहे हैं, ये कढ़ाई में पहुंच गई है, ये पका रहे हैं। नाउ ये पकने के बाद फाइनल स्टेज पर आप क्या करेंगे? टेस्ट करेंगे आप उसको, अच्छी बनी है कि नहीं बनी है। करते हैं कि नहीं करते? हाँ, टेस्ट करते हैं, और टेस्ट में यदि ओके है उसके बाद ही आप किसी को सर्व करते हैं। सिंपल सी बात है, भिंडी की सब्जी बन गई, बड़ी टेस्टी बनाई आप लोगों ने, सुपर, बहुत बढ़िया। ऐसे ही टेस्टी रैंक बनाना है। टेस्टी रैंक बनाने के लिए क्या क्या लगेगा वही तो मैं आपको बता रहा हूं। चलो बेटा आओ, ये एग्जाम्पल क्यों दिया मैंने, आप ध्यान से सुनना। आपने देखा होगा अपन ने शुरू में एक पोजीशन कंट्रोल सिस्टम करना था, तो एजीमथ एंटेना लिया था, है ना। तो टास्क ये है कि इसकी पोजीशन कंट्रोल बनानी है। चलो मैं फिर से ले लेता हूं, वो ये ले लिया मैंने, है ना। तो ये टास्क था आपका कि इसका पोजीशन कंट्रोल सिस्टम बनाइए। तो आपने इसको सबसे पहले क्या किया? इसका फंक्शनल ब्लॉक तैयार किया। फंक्शनल ब्लॉक का मतलब ये होता है इसमें जो जो भी जिम्मेदार हैं, इस जो जो जिम्मेदार एलिमेंट्स हैं उन सभी को आपने एक, किसका क्या काम है वो समझ लिया। पोटेंशियोमीटर का क्या काम है, मोटर का क्या काम है, इसका क्या काम है, इसका क्या काम है, सभी का एक फंक्शनल ब्लॉक तैयार कर लिया। भिंडी की सब्जी बनानी है, टास्क है, आप भिंडी ले आए, मसाले ले आए, फंक्शनल ब्लॉक, सारी चीज़ों का आप देख लिए। फंक्शनल ब्लॉक बनाया आपने, सिस्टम को डिज़ाइन कर दिया। सिस्टम को डिज़ाइन कर दिया कि ऐसे ऐसे करना है, यानी कि आपने सब्जी पका दी। अब डिज़ाइन करने के बाद किसी भी कंट्रोल सिस्टम को बनाएंगे या आप कुछ भी बनाते हैं तो उसकी एनालिसिस जरूरी है, यस और नो। उसके बाद इसकी एनालिसिस वाला पार्ट आएगा। एनालिसिस को ही क्या बोलते हैं? टेस्टिंग। आपने सब्जी को टेस्ट किया था कि नहीं? वंस एनालिसिस डन और ये आपकी उम्मीदों पे खरा उतर गया, इसका मतलब ये कि आपने फाइनली एक कंट्रोल सिस्टम डिजाइन कर लिया, है ना। सक्सेसफुली डिजाइन द सिस्टम। ओके सर, सक्सेसफुली डिजाइन द सिस्टम, यानी कि सब्जी बन गई है आपकी। अब देखो, ये मैं क्यों बता रहा हूं, स्टेबिलिटी इस पे आने से पहले बताना मेरे लिए क्यों अनिवार्य था। फंक्शनल ब्लॉक, ये कंट्रोल सिस्टम की दूसरी यूनिट में हम पढ़ने वाले हैं। ब्लॉक डायग्राम, एसएफजी, वो यही है, कैसे क्या बनाओगे वो सारी इसी में कंट्रोल सिस्टम है। उसके बाद डिजाइन करोगे, और जो एनालिसिस टेस्टिंग वाला पार्ट है इसके कंट्रोल सिस्टम के आगे आने वाली सारी यूनिट्स में ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। यही कंट्रोल सिस्टम है जो पढ़ना है अपने को। अब जरा ध्यान से देखना, मैं जो बात बोल रहा हूं वो ध्यान से सुनना। सर आपने ये सारी चीजें बता दी, अब जल्दी से मुद्दे पे आइए, मुद्दे पे लेके आइए। अब जो मैं आगे की बात करूंगा ना,
इसको समझाने के बाद आप तुरंत समझोगे। ओके, आओ जरा, अब मैं आपको एक ये एग्जांपल सेट कर दिया जो अपन ने डिस्कस कर लिया, वो दिमाग में रखो आप। अब मैं आपको आपके घर में लगे हुए पंखे के एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगा। फैन लगा हुआ है आपके, पक्का? ओके, ठीक है। इस फैन को आपने चालू किया, मतलब इनपुट दिया, इनपुट करंट दिया इसको, ठीक है, और आपने इसको बोल दिया कि 4 की स्पीड से इसको घूमना है। जैसे ही आपने चालू किया, क्या आपका पंखा 4 की स्पीड से घूमना चालू हो गया? क्या आपका पंखा 4 की स्पीड से घूमना चालू हो गया? नहीं सर, नहीं। वो चालू हुआ 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 और आफ्टर सम टाइम वो 4 की स्पीड से घूमने लग गया। यस और नो? यस सर। इसका मतलब ये कि बेटा इस सिस्टम का यदि मैं टाइम पे रिस्पॉन्स देखूं, टाइम के साथ यदि सिस्टम के रिस्पॉन्स के देखने की बात करूं, तो ध्यान से देखना जरा। दिस इज द टाइम स्केल t और ये उसका रिस्पॉन्स y ऑफ t ले लेता हूं, आउटपुट y ऑफ t। तो पंखा सर क्या हुआ, 0 पे खुद को ये t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 पे आपने स्विच चालू किया और आपने बोला कि 4 की स्पीड तक जाना है बेटा तुझे, और मान लेते हैं हम कि ये चलो स्पीड्स के भी नोटेशन बनाता हूं, वेट अ मिनट। ये देखो बेटा, ये स्पीड है आपका रेगुलेटर, यदि आप 1 पे सेट कर दोगे, ये 2 पे कर दोगे, ये 3 पे कर दोगे, और ये 4 और ये 5। ठीक है सर, समझ में आया सर। आप कुछ कुछ बता रहे हैं, हमें थोड़ा दिमाग में आ रहा है कि आप क्या बात कर रहे हैं, जैसे वही ऑफ टी है ना। अब ध्यान से देखना, जैसे ही आपने इस पंखे को चालू किया और ये 4 की स्पीड से क्या तुरंत 4 की स्पीड पर आ जाता है? नहीं सर, ये होले 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 जाता है और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ये इस 4 पे सेटल हो जाता है। समझ गए बात को? नहीं समझे? थोड़ा गाढ़ा बना देते हैं इसे, वेट। ये यहां से चला और ये 4 पे सेटल डाउन हो गया। सर इस टाइप का रिस्पॉन्स रहेगा। ओके, समझ में आ गया आपको? इस टाइप का रिस्पॉन्स रहेगा। सर जैसे ही t इक्वल टू 0 हुआ, एक पर्टिकुलर टाइम तक तो ये अपनी 4 की स्पीड जिस पे इसको घूमने को बोला उसको गेन करेगा। तो ये पर्टिकुलर टाइम यहां पे, इस टाइम के बाद से t इक्वल टू t1 ले लेते हैं सेकेंड, इस टाइम के बाद से ये अपनी 4 की स्पीड को अटेंड कर लेता है। तो ये जो कहानी है, ये क्या हो गया उस सिस्टम का? रिस्पॉन्स। अच्छा जी सर, इस केस में फैन का रिस्पॉन्स हो गया। रिस्पॉन्स मतलब आउटपुट, वो आपका सिस्टम कैसा क्या रिस्पॉन्ड कर रहा है वो। तो इसके रिस्पॉन्स की कहानी कुछ ऐसी है सर। जी हां, जैसे ही t इक्वल टू 0 से t1 तक ये कुछ ऐसा शो कर रहा है और उसके बाद अपनी फाइनल वैल्यू जो इसको टास्क दिया गया है, इसको टास्क दिया गया है ना, इनपुट यानी कि डिजायर्ड आउटपुट, यानी कि 4 की स्पीड से घूमना है बेटा, और जो ये 4 की स्पीड से घूमेगा दैट इज द एक्चुअल आउटपुट। देखो खुद का रिस्पॉन्स को उसने 4 पे सेट कर लिया। 3 की स्पीड रही तो वो 3 पे जाता, 2 पे जाता, 5 पे जाता, है ना। तो बेटा ये जो पोर्शन है t0 से t0, जहां पे पंखा 0 से 4 की स्पीड तक जा रहा है, इसे बोलते हैं ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स, या इस मोमेंट को बोलते हैं ट्रांजिएंट मोमेंट। ट्रांजिएंट में है, सब्जी आपने चढ़ाई है, सब्जी जो जब तक पक नहीं जाए वो उसका ट्रांजिएंट मोमेंट हो गया। टास्क क्या था? सब्जी पकाना है, तो आपने टास्क दिया और चुटकी बजा के तो सब्जी पकेगी नहीं। टास्क है सब्जी पकाना है, इनपुट क्या है? डिजायर्ड इनपुट सब्जी पकाना है। सब्जी काटी, सब्जी पकी, पक रही है, पक रही, पक रही, ये उसका ट्रांजिएंट मोमेंट है। सब्जी पक गई, उसके बाद ये उसका स्टेडी स्टेट मोमेंट है। स्टेडी स्टेट मतलब फाइनल मोमेंट है, टास्क कंप्लीट, सब्जी पक गई। तो ये वाला जो हिस्सा है, ये रिस्पॉन्स जो है, इस रिस्पॉन्स को बोलते हैं ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। कौन सा बेटा? ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। और T1 के बाद से ये वाला जो रिस्पॉन्स है ना बेटा, इसे हम बोलते हैं कौन सा?
स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स। ठीक, आगे बात समझ में। अब ये सिस्टम का यदि टोटल रिस्पॉन्स देखो, इसका टोटल रिस्पॉन्स देखो, तो टोटल रिस्पॉन्स इज नथिंग बट समेशन ऑफ दिस टू। समझ गए मेरी बात? एनी सिस्टम, कोई सा भी सिस्टम ले लो, उसका टोटल रिस्पॉन्स जो होगा ना बेटा, वो होगा ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स, ठीक है, प्लस स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा सर, आपने फिजिकल प्रोसेस बताई, पोजीशन कंट्रोल बनानी है, पोजीशन कंट्रोल फंक्शनल ब्लॉक बनाए, सिस्टम का कुछ ऐसा कुछ रहेगा क्या? हाँ, सिस्टम का रिस्पॉन्स ऐसे ही प्रकार से आएगा। एंटीना का जो पोजीशन है वो ऐसे ही कंट्रोल होगा, 0 से स्टार्ट होगा, जो भी इसको इनपुट दिया है वहाँ तक जाएगा और रुक जाएगा, फाइनल वैल्यू ग्रहण कर लेगा। अच्छा, तो ये सिस्टम की एनालिसिस करनी पड़ेगी, इस पर भी एनालिसिस करनी पड़ेगी। जी हाँ, एनालिसिस करनी पड़ेगी। तो आपकी सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट जो है टाइम डोमेन एनालिसिस, उसमें यही देखने वाले हैं। टाइम डोमेन एनालिसिस के बाद स्टेबिलिटी क्राइटेरिया। जब भी सिस्टम डिजाइन होगा तो उस सिस्टम का टाइम डोमेन एनालिसिस होगा ही होगा, समय के साथ वो कैसा वर्क कर रहा है। तो जो महत्वपूर्ण चीज है ये पढ़ेंगे अपन उस यूनिट में, जब चर्चा करेंगे तो इस पे आएंगे। बेसिक्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम में थोड़ा सा हमने देख लिया। तो अब आप सिस्टम को ये भी देखोगे कि सिस्टम स्टेबल है या नहीं। आपने जो भी सिस्टम डिजाइन किया उसके ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स को देखोगे, स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स को देखोगे, और साथ में एक और महत्वपूर्ण चीज देखोगे, वो है उसकी स्टेबिलिटी। सिस्टम स्टेबल है या नहीं। मतलब ये कि आपने पंखा डिजाइन किया, उसको इनपुट दिया और पंखा ऐसा घूम रहा है भयानक कि दीवार में से ही उखड़ के नीचे आ जाए। अरे भाई, अनस्टेबल है भाई, उसका कोई भरोसा ही नहीं है। सिस्टम स्टेबल डिजाइन करेंगे ना, तो स्टेबिलिटी बहुत महत्वपूर्ण क्राइटेरिया है। आपने पोजीशन कंट्रोल सिस्टम बनाया एजीमथ एंटीना के लिए, आपने इनपुट दिया और एंटीना एकदम भयानक स्पीड से घूम के उखड़ गया भाई, एंटीना उखड़ गया, तो ऐसा सिस्टम डिजाइन करेंगे क्या? अनस्टेबल सिस्टम, ऐसा सिस्टम नहीं डिजाइन करेंगे। आप जब भी कोई सा भी कंट्रोल सिस्टम बनाएंगे तो पक्का आपकी कहानी यह है कि आप एक उसकी स्टेबिलिटी के बारे में ध्यान रखेंगे। सब्जी पकाई आपने और मस्त इनपुट दे दिया अच्छा सा, और सब्जी जल गई, काला कोयला बन गया ऐसा नहीं करेंगे। तो जब भी कोई सा भी सिस्टम डिजाइन होता है उसके ट्रांजिएंट बिहेवियर को चेक करते हैं, स्टेडी स्टेट बिहेवियर को चेक करते हैं, और साथ में स्टेबिलिटी को भी चेक करते हैं। ट्रांजिएंट बिहेवियर, आपने पंखे को चालू किया, पंखा धीरे 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 4 की स्पीड में पहुंचने तक ही उसे आधा घंटा लग जाए, तो ऐसा सिस्टम डिजाइन करेंगे क्या? नहीं। ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स उसका बहुत वीक है, नहीं करना पड़ेगा ना ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स, बड़े सावधानी से उस सिस्टम को ऐसा डिजाइन करना पड़ेगा ना कि भाई सर इसका ट्रांजिएंट जितना होना उतना ही होना, ज्यादा नहीं होना, है ना। रेलवे स्टेशन पे टिकट ले रहे हैं, टिकट वाली बंदी बोलती है 1 मिनट, जरा 1 मिनट तक तो आप देर रख लोगे, लेकिन 1 मिनट का वो आधा घंटा यदि ले ले तो तिनक जाएगी आपकी। तो कहने का मतलब हर चीज का प्रॉपर टाइमिंग है, उसी हिसाब से चीजें होनी चाहिए। समझ गए ना राजा? ठीक है सर स्टेबिलिटी की बात करो। आपने बता दिया स्टेबिलिटी इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट किसी भी सिस्टम को ध्यान में रखने के लिए। ओके, आइए अब स्टेबिलिटी स्टार्ट करते हैं, बड़ा आनंद आएगा आपको, है ना। अब देखो सर, आपने बताया सिस्टम की बात, सिस्टम की बड़ी बड़ी बातें कर ली आपने। हाँ, दिस इज नथिंग बट द सिस्टम। इस सिस्टम में मैं इनपुट दूंगा, बिल्कुल सही बात है, इनपुट दोगे। आर ऑफ टी और एस डोमेन में यदि बात करोगे तो आर एफ एस, ये आपको आउटपुट देगा, डिजायर्ड आउटपुट देगा। और यदि एस डोमेन में बात करोगे तो आउटपुट को लिखते हैं सी ऑफ एस। ठीक है सर, तो स्टेबिलिटी किसकी भाई? अरे इसकी यार, इसी की तो स्टेबिलिटी की बात हो रही है ना, सिस्टम की तो ही स्टेबिलिटी चेक करोगे ना आप।
तो इस सिस्टम की स्टेबिलिटी के बारे में अब हम चर्चा करने वाले हैं। यदि आपका सिस्टम का बिहेवियर स्टेबल है तो आप इस पे इनपुट दोगे ना, ऑब्वियस सी बात है, आप इस पे स्टेबल इनपुट ही दोगे। हमेशा इनपुट तो हमेशा स्टेबल ही रहेंगे, जो आप दोगे अनस्टेबल टाइप के तो इनपुट दोगे नहीं। पंखे को 4 की स्पीड से घुमाने का आदेश दे सकते हो, 40 की स्पीड तो आपके पास है नहीं, है ना। या 4 की स्पीड के रिस्पेक्ट में जितनी करंट उसमें जाएगी उतनी ही जाएगी, करंट को तो इनफाइनाइट करना नहीं है आपको। कहने का मतलब इनपुट स्टेबल होगा और आपका सिस्टम यदि स्टेबल होगा तो आउटपुट भी स्टेबल मिलेगा आपको। तो ये बात तो तय हो गई, इस सिस्टम की स्टेबिलिटी फॉरमोस्ट कंडीशन हो गई हमारे लिए, बिल्कुल। अब जरा ध्यान से देखो, ये सिस्टम एक इक्वेशन से डिफाइंड है, पक्का ना। इक्वेशन तो होगी ना, इतना तो हम समझ रहे हैं ना, सिस्टम की एक इक्वेशन होगी। इस सिस्टम की एक इक्वेशन है, मान लेते हैं हम g ऑफ t इक्वल टू e टू द पावर 4t। ओके सर, लेकिन e टू द पावर 4t यदि बेटा मैंने ले लिया तो कहानी जो है ना फंस जाएगी। क्यों फंस जाएगी? क्योंकि ये एक अनस्टेबल सिस्टम का नेचर है। कैसे पता करोगे कि ये अनस्टेबल सिस्टम का नेचर है? सर सिंपली हम ड्रॉ कर लेंगे, क्या, इसकी वेव फॉर्म ड्रॉ कर लें। मतलब आउटपुट में ये क्या है, समय के साथ ये कैसा एग्जीक्यूशन करता है। तो g इक्वल टू 0 पे यदि आप इसे देखोगे तो इसकी वैल्यू है 1। सो हियर इट इज, द वैल्यू इज 1 एट t इक्वल टू 0। ये है आपका t और ये है वैल्यू ऑफ योर फंक्शन g ऑफ t। आप इसे g इक्वल टू इनफाइनाइट पे आप देखोगे ना बेटा, तो ये हो जाएगी इन्फिनिटी वैल्यू। ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। अच्छा सर, ग्राफ ऐसा बन गया इसका? हाँ ऐसा बन गया। अब क्या करें, ये तो ऐसा ग्राफ बन गया। ये तो ग्राफ जो है तो बाउंडेड ही नहीं है, ये तो पूरा एरिया कंप्लीट कर रहा है। तो ये क्या है भाई, ये कैसे जज करोगे इस सिस्टम को? हैं जी, इसको हम बोलते हैं अनस्टेबल सिस्टम बेटा। क्या है ये? अनस्टेबल सिस्टम। ये बाउंडेड नहीं है, पूरी कहानी अनबाउंडेड है। ये देख रहे हो क्या आउटपुट मिलेगा, हम बता ही नहीं सकते इसमें क्या आउटपुट मिलेगा। नहीं, इस कहानी को बोलते हैं अनबाउंडेड। यदि एरिया अनबाउंडेड है तो ये अनस्टेबल नेचर है। कौन सा नेचर है? अनस्टेबल नेचर। इसका मतलब ये एक अनस्टेबल सिस्टम हुआ। ये यदि अनस्टेबल सिस्टम हुआ तो एक काम करते हैं सर, इसको आप एज डोमेन में जरा निकाल के देखिए। g ऑफ s और एज डोमेन में इसकी वैल्यू आ जाएगी s-4। एक्सपोनेंशियल टर्म को आपको कन्वर्ट करना आता है ना, लाप्लास ट्रांसफॉर्म सिखा दिया ना मैं आपको बेटा। सर s-4 आ गया। अच्छा जी, चलो बहुत ही अच्छी बात है। अब जरा ध्यान से देखो, अब मैं एक और सिस्टम ले रहा हूं और उसका सिस्टम का मैंने ले लिया g ऑफ t इज इक्वल टू e टू द पावर -4t। ये ले लिया, ठीक है साहब। इस सिस्टम को यदि ड्रॉ करोगे आप तो सिस्टम की वेवफॉर्म कैसे क्या बनेगी, ग्राफ कैसे क्या बनेगा? सर g ऑफ 0 पुट करेंगे तो उसकी वैल्यू 1 है और g ऑफ इन्फिनिटी यदि पुट करेंगे तो उसकी वैल्यू 0 है। बिकॉज e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है बेटा? 0 होता है। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा लाइक दिस। वाह, तो ये कैसा हो गया बेटा? बाउंडेड हो गया सर। दिस इज नथिंग बट द बाउंडेड। इसका एरिया पूरा ये क्या है? बाउंडेड है। दिस इज नथिंग बट योर g ऑफ t। ये है आपकी टाइम स्केल और ये बाउंडेड एरिया शोज द स्टेबिलिटी। आ गई बात समझ? तो यदि इसका एस डोमेन आप देखोगे g ऑफ s तो वो आ रहा है 1/s+4। दो महत्वपूर्ण चीज आपके सामने है, एक तो ये और एक ये। अनस्टेबल सिस्टम की कुछ ऐसी है, स्टेबल सिस्टम की कुछ ऐसी है। अच्छा, इसको ड्रॉ करते हैं हम कहां पे? एस डोमेन में। एस डोमेन में सर, एस डोमेन में सिंपल कहानी ये है कि ये पोल हो गए। ये क्या है? डिनोमिनेटर में ये क्या मिला आपको? पोल मिला या नहीं मिला? और ये भी क्या है? पोल है। इसका पोल कहाँ है? निकालिए जरा। s+4 इज इक्वल टू 0। सो s इक्वल टू -4। -4 किधर है बेटा? ये s, ये जो है ना s प्लेन है, ये है s इक्वल टू -4। समझ में आ गई बात?
और यदि इसका निकालोगे s माइनस 4 इज इक्वल टू 0, सो s इक्वल टू 4. वेयर इज द 4? ओवर हियर. अच्छा, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? ये सर ये स्टेबल सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये भाई साहब अनस्टेबल सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो यहां से एक कंक्लूजन आया, एज डोमेन में अब आपके पास कौन से डोमेन में बेटा? एज डोमेन में यदि आपके पास कोई फंक्शन है तो आप उसको देख के बता सकते हो कि वो स्टेबल है या अनस्टेबल है. कैसे? पोल्स से. यदि पोल आर ऑफ एस प्लेन है, यानी कि आर राइट हाफ ऑफ एस प्लेन, आर एच एस प्लेन बोल लू क्या? राइट हाफ ऑफ एस प्लेन में है, यानी कि आर एच एस में है. सॉरी, ये तो एल एच एस हो गया ना भाई, ये तो एल एच एस है. लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन में यदि आपका पोल है तो सिस्टम स्टेबल होगा. यदि राइट हाफ ऑफ एस प्लेन, राइट हाफ ऑफ एस प्लेन में आपका पोल है तो सिस्टम अनस्टेबल होगा. ये कंक्लूजन है भाई साहब. अब आपको ना तो ये ग्राफ फाइंड करने की जरूरत है, ना ये फाइंड करने की जरूरत है. आपकी कहानी बड़ी सिंपल हो गई, और वो ये कि यदि हमारे पोल LHS में हुए, LHS ऑफ व्हाट? एस प्लेन, सिस्टम स्टेबल होगा. RHS सिस्टम अनस्टेबल होगा. अच्छा सर, मतलब अब स्टेबिलिटी डायरेक्टली डिफाइंड बाय द पोल्स? जी हां. सिस्टम को टाइम डोमेन में देखने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है. इसके ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है. मैं आपको यदि एक ट्रांसफर CLTF दे दिया, ऑब्वियसली वो इस डोमेन में होगा, उसमें जीरोस होंगे, उसमें पोल्स होंगे, और पोल्स को देख के आप क्या बता पाओगे? स्टेबिलिटी बता पाओगे. तो पोल्स और जीरोस का सिग्निफिकेंस, जब मैंने बताया था पोल्स और जीरोस के सिग्निफिकेंस देखेंगे, तो पोल्स से सिस्टम की स्टेबिलिटी के बारे में पता किया जा सकता है. जीरो का कोई रोल दिख रहा है क्या? बिल्कुल भी नहीं सर. अच्छा, अब एक और सिस्टम ले रहा हूं मैं. हैं, ये दो सिस्टम ले लिए, अब एक और सिस्टम ले रहा हूं मैं, और वो मैं ले रहा हूं कैसा? इसी पेज पे लेना पड़ेगा मेरे को. इसको थोड़ा आगे बढ़ा देता हूं मैं, है ना. ये लीजिए साहब. चलिए, एक और जी ऑफ टी ले लिया मैंने, और जी ऑफ टी ले रहा हूं मैं अब कुछ ऐसा, साइन ओमेगा टी. हो, इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे सर. ये रहा इसका ग्राफ. कैसा है? सिंपल सी है कहानी सर. लाइक दिस इज नथिंग बट द साइन वेव. यस और नो? ये आपका GT जो आपने लिया है ऑन द टाइम स्केल, और ये है कहानी. ये कैसा है नेचर भाई? ऑसिलेशंस है ये तो, ऑसिलेशंस. अब ऑसिलेशंस को डिफाइन कैसे करेंगे सर? वहां स्टेबल डिफाइन किया, फिर अनस्टेबल देखा, और ये ऑसिलेशन, इसको क्या बोलें? स्टेबल बोले कि अनस्टेबल बोलें? सर जो पहला आपने बताया ना, इसमें इसको अनबाउंडेड एरिया था तो हमने अनस्टेबल सिस्टम बोला. सर यहां बाउंडेड एरिया था, हमने स्टेबल सिस्टम बोला. लेकिन यहां पे जो ये ऑसिलेशंस हो रहे हैं, इसको क्या बोलें? स्टेबल कि अनस्टेबल? इसको ना स्टेबल बोलो ना अनस्टेबल बोलो. इसके लिए एक नया वर्ड यूज करेंगे, मार्जिनल स्टेबल. मार्जिनल स्टेबल. इसको ना अनस्टेबल बोला ना प्योर स्टेबल बोला, लेकिन इसको मार्जिनल स्टेबल बोला. ठीक है, ये टाइप का सिस्टम मार्जिनल स्टेबल सिस्टम होगा. गॉट द पॉइंट? ओके सर. मतलब कंप्लीट स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल तो है ही नहीं, इसलिए स्टेबल नहीं है, लेकिन हमने बोला कि ये मार्जिनल स्टेबल है. बात समझ में आ गई? ठीक है सर, इसको मार्जिनल स्टेबल बोला. अब जैसे ही इसका जी ऑफ एस आप निकालोगे बेटा, तो वो आएगा क्या? ओमेगा अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर. कहां से आया है सर? ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म में आपने बताया था सर कि ये होता है बेटा. ठीक है सर, ओके. तो फिर इसको ड्रॉ कर पाओगे आप एस डोमेन में?
चलिए ये एस प्लेन है आपका। फाइंड आउट द रूट्स। सो रूट्स हो जाएंगे एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, एस स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, सो एस इज इक्वल टू प्लस माइनस जे ओमेगा। दो पोल्स आ गए, एक तो आ गया आपका जे ओमेगा और एक आ गया माइनस जे ओमेगा। सो ये हियर है जे ओमेगा और यहाँ है माइनस जे ओमेगा। ओहो सर ये क्या हो गया? अभी हमने अनस्टेबल के केस में पोल इधर देखा था, स्टेबल के केस में इधर देखा था, और मार्जिनल स्टेबल के केस में सिर्फ और सिर्फ हम इमेजिनरी एक्सिस पे देख रहे हैं। जी हाँ, तो यदि आपके पोल जो हैं वो प्योर इमेजिनरी हो, ध्यान से मेरी बात सुनना, प्योर इमेजिनरी, ये पोल यदि यहां होते तो इन्हें प्योर इमेजिनरी नहीं कहते, और ये इमेजिनरी एक्सिस पे नहीं है, ये तो आपके LHS प्लेन में है। किस में है जी? LHS में है। तो इन्हें आप कॉम्प्लेक्स रूट्स बोलेंगे, इमेजिनरी रूट्स नहीं, प्योर इमेजिनरी रूट्स नहीं बोलेंगे। अच्छा सर, तो क्या करना फिर सर इसका ये करना कि जब आपके रूट्स कंप्लीट या प्योर इमेजिनरी होंगे, प्योर इमेजिनरी रूट्स होंगे तो सिस्टम, इफ प्योर इमेजिनरी रूट्स देन सिस्टम इज मार्जिनल स्टेबल। समझ गए? या फिर ओसिलेटरी भी बोल सकते हैं। अच्छा ये ओमेगा क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन है, सिंपल सी तो बात है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। अच्छा सर, तो यहां से ये दिखे प्योर इमेजिनरी रूट्स यदि हो गए या ऐसे रूट जो इमेजिनरी एक्सिस पे हैं तो सिस्टम को ये अनस्टेबल बनाएंगे। समझ में आ रही बात? अच्छा सर, ये है कहानी क्या? हाँ, इसको हम क्या बोलेंगे? मार्जिनल अनस्टेबल सिस्टम। क्लियर है? तो अब आप डायरेक्ट पोल्स को देख के बता दे रहे हो कि मार्जिनल सिस्टम, मार्जिनल स्टेबल सिस्टम है या अनस्टेबल सिस्टम है या स्टेबल सिस्टम है। क्यों? कैसे? यदि पोल कंप्लीट LHS में हुए सिस्टम स्टेबल होगा, यदि पोल RHS में हुए सिस्टम अनस्टेबल होगा, यदि प्योर इस पे होंगे तो सिस्टम क्या होगा? बताइए ना। मार्जिनल स्टेबल। अब हम स्टेबिलिटी में ये 3 महत्वपूर्ण पॉइंट डिस्कशन कर लिए हैं और आपकी खोपड़ी में घुसेड़ दिए। अब मिक्सिंग करेंगे। मिक्सिंग कैसे करेंगे? पोल आपके RHS में भी रखेंगे और पोल आपके LHS RHS दोनों में रखेंगे और फिर देखेंगे कि सिस्टम कैसा है। देखो बेटा, स्टेबिलिटी का पहला पॉइंट है, यदि एक भी पोल RHS में गया, मान लो 4 पोल हैं और 4 में से एक भी पोल RHS में गया, सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। सीधी है कहानी। 3 पोल LHS में है सर, एक पोल इधर गया, सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा बेटा। ये रूल है, थंब ध्यान रखना, हमेशा काम आएगा। सर 3 पोल इधर, एक पोल, फर्क नहीं पड़ता, इधर एक भी चला गया सिस्टम को अनस्टेबल कर देना। हाँ, अभी और भी ग्राफ देखेंगे पूरी स्टेबिलिटी की कहानी, क्योंकि आगे इनसे पाला पड़ने वाला है। अभी ये 3 चीज समझ गए ना, अगली क्लास में इसी चीज को और आगे बढ़ाएंगे, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग अबाउट द स्टेबिलिटी एनालिसिस। स्टेबिलिटी के बारे में हम देख रहे हैं। अब आज की क्लास में आपको पोल का महत्व समझ में आया कि सर पोल से हम बता सकते हैं कि सिस्टम मार्जिनल स्टेबल है या स्टेबल है या अनस्टेबल है। ये कंक्लूजन आ गया है, मतलब पोल्स डिसाइड करेगा सिस्टम की स्टेबिलिटी को, ऐसा? जी हाँ, अगली क्लास में मिलिएगा और आगे बढ़ेंगे।